जय हिंद साथियों। चलिए आप सभी का एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो दोस्तों ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है। ठीक, इसमें हमने आपका अध्याय 2 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम अपना अध्याय 3 लेकर चलेंगे जिसमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं हमारे। थोड़ा सा बड़ा है, चलिए देखते हैं इसको। आप सभी अपने साथ अपना कॉपी और पेन लेकर साथ में जरूर बैठिए और प्लीज साथ के साथ नोट करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्लास है आपकी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, सीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगर हम अपना भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 में हमारा अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर इसे कवर किया गया है। ठीक है, और क्या है इसमें, ये हमारे है मौलिक अधिकार। इसके अंदर हमारे मौलिक अधिकार बताए गए हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार है वे हमने कहाँ से लिए हैं। हमने अपने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने लिए है और इन्हें क्या है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार की तो कितने मौलिक अधिकार है हमारे पास। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। ठीक, हमें 6 मौलिक अधिकार दी मिले हुए हैं। वे कौन कौन से हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ठीक, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है हमारा शोषण का अधिकार। ठीक, अगर मैं इससे आगे बात करूं फोर्थ की तो फोर्थ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, चलिए पांचवे की अगर मैं बात करूं, ऊपर लिख देता हूं, बच्चे ने प्लीज साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए। मैं बात करूं पांचवे की तो हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक, और बात करता हूं मैं अपने छठे की तो छठा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।
ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एक करके हम सारे अपने मौलिक अधिकार देख लेंगे। ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अब इनमें क्या क्या है। हम अपना अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 कहता है कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र को बताया गया है अनुच्छेद 12 में। ठीक है, भारत और राज्य क्षेत्र, इसको अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, भारत के अंदर कितने राज्य है, वो सब बताया गया है इसके अंदर। ठीक, अगर बात करें अनुच्छेद 13 की, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें मौलिक अधिकारों को सबसे ऊपर रखा गया है। मौलिक अधिकारों को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक, इसमें कहा है कि मौलिक अधिकार हमारे सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक, और मौलिक अधिकारों को आहत या नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी कानून होंगे वो सब निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों को आहत पहुंचाने वाले कानून निरस्त हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों को निरस्त। ठीक है, कोई भी कानून हमारे मौलिक अधिकारों को आहत नहीं कर सकता, इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक, एक दो कंडीशन को छोड़ के हमारे मौलिक अधिकार बने रहेंगे। ठीक, एक दो कंडीशन में हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म किया जा सकता है, नहीं तो हमारे मौलिक अधिकार एज इट इज बने रहेंगे। देश में कुछ भी हो, हमारे मौलिक अधिकारों को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यह सबसे ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अब अपना एक एक पार्ट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे किस किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं। ठीक, अब पहला है हमारा समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार कह लो। अनुच्छेद 14 से 18 इस पर आता है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समान संरक्षण मिलेगा। ठीक है, किसी भी रूप से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान संरक्षण
सभी को। इसमें जात धर्म मूल इन सब से, मूल जन्म इन सब से कोई वो नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी को। ठीक, सभी को समान संरक्षण मिलेगा इसमें। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है आपका कि राज्य जो है वो किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी जाति, मूल, धर्म, किसी भी चीज का हो। ठीक है। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, तालाब, कुएं, इनके उपयोग पर कोई रोक नहीं है, इनका कोई भी उपयोग कर सकता है। ठीक। स्त्री और बच्चों के लिए अगर कोई राज्य विशेष प्रावधान बनाना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक, वो अपना बना सकता है। ठीक है। शिक्षा के लिए कानून या पिछड़े या कमजोर लोगों की उन्नति के लिए कोई प्रावधान बनानी चाहती है अगर सरकार, तो सरकार उसे बना सकती है, उसकी उसे छूट होती है। ठीक है। ये आपका 15 अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक। राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक। किस किस पे? धर्म, जाति, जन्म स्थान, है नहीं, धर्म, जाति, जन्म स्थान, जन्म स्थान, इन सब चीजों को देखते हुए राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति में। ठीक है। और आपका दुकान, कुएं, भोजनालय, ठीक है, इन सभी पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। इन पर अपना किसी भी जाति धर्म का कोई भी इंसान जा सकता है, अपना दुकान से कुछ भी सामान ले सकता है, कुएं से पानी भर सकता है, भोजनालय में बैठ के खा सकता है। तो इन पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। ठीक। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो स्त्री और बच्चों के लिए कोई भी विशेष योजना बना सकती है कि इनकी उन्नति कैसे हो, इनका संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक। इसमें जो शिक्षा है वो शिक्षा के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, पिछड़े कमजोर लोगों के लिए इसमें कानून बनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन करते रहिए, साथ के साथ आगे चलते हैं अपना। एक बार देख लो, अनुच्छेद 14 कहता है समान संरक्षण, सभी को समान संरक्षण मिलेगा, इसमें किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक। वही अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान को देखते हुए। ठीक। जो आपकी राज्य सरकार है वो स्त्री और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकती है। ठीक। दुकान, कुएं, भोजनालय पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी भी वर्ग का आदमी कोई भी जाकर अपना वर्क कर सकता है। ठीक है। चलिए इसमें आपका एक केस लिख लो, MR बालाजी बनाम मसूरी स्टेट। MR बालाजी वर्सेस स्टेट मैसूर। ठीक। ये कब का? 1963 का एक केस है। इसमें क्या था कि इसमें आरक्षण की जो सीमा थी वो 50% से अधिक नहीं हो सकती, ये तय की हुई थी। ठीक है। आरक्षण की सीमा
मैक्सिमम 50%। ठीक, ये इसमें तय की गई थी। चलिए अब अनुच्छेद 16 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरी की नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं होगा। नौकरी नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक, ये और जो आपका ओबीसी SC ST के लिए आरक्षण की भी मांग है, इसमें बताया गया है। ओबीसी में SC और ST को आरक्षण। ठीक, और जो आपको कमजोर वर्ग है उसके लिए 10% आरक्षण। कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण भी इसमें मिला हुआ है। ठीक, क्या कहता है 16? अनुच्छेद 16 कहता है कि किसी भी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितने उसमें कैंडिडेट हो गए उन सभी में समानता देखते हुए नियुक्त की जाएगी। ठीक, ओबीसी SC ST को आरक्षण मिला हुआ है और कमजोर वर्ग को अलग से 10% का आरक्षण मिला हुआ है इसमें। ठीक, चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है हमारा कि छुआछूत का अंत है इसमें। छुआछूत का अंत। ठीक, छुआछूत को इसमें खत्म कर दिया गया है। ये पहले बहुत चलता था लेकिन इसमें अब इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, अनुच्छेद 18 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है? इसमें आपकी जो उपाधि है, उपाधियों का अंत। जो आपके पहले राजा महाराजा थे तो उसमें आपको बहुत सारी उपाधि मिल जाती थी, फिर भी उसी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो उन्हें एक स्पेशल ओहदा मिल जाता था समाज के अंदर। ठीक है, तो उन सभी उपाधियों का इसमें अंत कर दिया गया। ठीक, चलिए अब अगले की ओर तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्या है मौलिक अधिकार, उसे देखते हैं। अब दूसरे की बात करें, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, कितना? 19 से 22। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। मतलब कहीं भी हम इकट्ठा होकर कोई ग्रुप बनाकर हम खड़े हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मुद्दे में उसकी हमें स्वतंत्रता है। ठीक, कहीं भी घूमने की हमें स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। हम अपने पूरे देश में कहीं भी जाकर घूम सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट में। ठीक, व्यापार करने की स्वतंत्रता। हम अपने पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं कहीं भी जाकर। व्यापार की स्वतंत्रता भी हमें दी हुई है। ठीक,
कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। ठीक। और इसमें एक स्पेशल है, प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर बताई हुई है। ठीक है। अनुच्छेद 19 के अंदर हमें ये सारी स्वतंत्रताएं मिलती है। ठीक। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी जाकर अपना बच सकते हैं। ठीक। हम संघ बनाकर अपना मीटिंग कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। ठीक है। अपनी पार्टी का गठन कर सकते थे हम। ठीक। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 की तरफ। चलिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है हमारा, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तभी सजा मिलेगी जब वो कानून का उल्लंघन करेगा। ठीक है। केवल कानून उल्लंघन करने पर सजा। वैसे किसी को सजा नहीं दी जाएगी, अगर वो कानून को उल्लंघन कर रहा है तभी उसको सजा मिलेगी। ठीक है। और इसमें आपका एक अपराध के लिए एक बार सजा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अपराध कर दिया उसकी सजा आपको बार बार मिलती रहेगी। एक अपराध की सिर्फ आपको एक बार ही सजा मिलेगी। ठीक। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है हमारा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 21 की, तो ये क्या कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है हमारा, इसमें हमें बताया गया है कि हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अगर हमें किसी से अपने प्राणों की हानि की आशंका है, ठीक है, या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचने की आशंका है, तो हम अपनी उससे रक्षा कर सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता है। ठीक। ये क्या है, ये अधिकार जो है मानव के जीवन को गरिमापूर्ण बनाता है। ठीक। और ये जो अनुच्छेद 21 है, ये जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बताई गई है, ये क्या है, ये मरणोपरांत भी कुछ टाइम तक रहती है, बनी रहती है। ठीक है। मरणोपरांत कुछ समय तक। ठीक। ये ऐसा होता है जैसे कोई मर गया तो आपको उसके शरीर को ऐसे ही मतलब फेंका नहीं जाता, उसे एक विधिपूर्ण उसका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मर गया तो उसे ऐसे ही रोड पर सड़क पर फेंक दो, सड़ने दो, नहीं। यही आपके जो प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, यही मानव के जीवन को गरिमापूर्ण, वो महत्वपूर्ण बनाती है वो तब तक। ठीक है। इसमें जो है आपका कब्रिस्तान या शमशान घाट में कोई भी अत्याचार करने की मतलब सजा मिलती है इसमें। ठीक है। कब्रिस्तान या कोई जाकर प्राण दैहिक स्वतंत्रता, ये आपकी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है ये। ठीक है। मानव के, इंसान के जीवन को खास बनाती है ये अनुच्छेद 21। इसमें इंसान के जीवन को खास बताया गया है कि इसका जीवन अनमोल है। ठीक। अगर बात करते हैं 21 कै की, 21 कै में क्या बताया गया है। 21 कै जो है हमारा, वो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का
अधिकार। इसमें क्या है, इसमें भारत का हर एक वो नागरिक जो 6 से 14 वर्ष के बीच का है, 6 to 14 वर्ष, उसे जो है एक बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी जो उसके आगे जाकर काम आ सके, कम से कम उतनी तो वो पढ़ ही ले। ठीक, ये इसमें बताया गया। ठीक है, और सभी 6 से 14 वर्ष के लिए ये फ्री है, सरकार की तरफ से फ्री होती है, आपके गवर्नमेंट स्कूलों में कराई जाती है। ठीक, चलिए अनुच्छेद अगर 22 की बात करें अब हम, उतार लीजिए आप इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 22 क्या हमारा क्या कहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, अगर कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक, अगर इससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रोका जाता है उसे, ठीक है, तो उसका कुछ कारण होगा, वो मजिस्ट्रेट को बताना होगा जाकर। ठीक, अन्यथा उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ठीक, ये हमारे जो है स्वतंत्रता के जो हमारा अधिकार है उस पर ये उसकी हानि होती है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हमारा तीसरा, वो क्या कहता है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर आता है। ठीक, अब अनुच्छेद 23 कहता है इसमें, ठीक है, अनुच्छेद 23 का कहता है मानव से कोई दुर्व्यवहार और बलात्कार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ना ही किसी प्रकार की कोई बेकार ली जाएगी। मानव से क्या नहीं किया जाएगा, दुर्व्यवहार। ठीक है, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और ना बेकार ली जाएगी। ठीक, बलात्कार भी है इसके अंदर। बलात्कार नहीं करवाया जाएगा। ये क्या है, ये देख लो। यानी कि अगर आप किसी को बुला रहे हो, किसी मजदूर वर्ग को बुला रहे हो, या किसी से भी कोई किसी कंपनी में वर्क करता है कोई भी, तो आप उससे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद 23 के अंदर एक मौलिक अधिकार है शोषण का। ठीक, आप किसी से बेकार नहीं ले सकते। अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, बलात्कार नहीं किया जाएगा, बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा।
ठीक, ये 3 चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है, अगर कहीं कोई बच्चे से काम करवाता हुआ पकड़ा गया तो वो इसका अपराधी है। ठीक, और इसमें क्या है, बच्चों का इसमें बताया गया है अनुच्छेद 23-24 के अंदर कि इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों के अंदर काम नहीं करेंगे। ठीक, अगर ऐसे करते पकड़ा गया तो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये तो अनुच्छेद हमारे शोषण के विरुद्ध है। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमें आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं चौथा टाइप कौन सा है हमारा। इसके बाद आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ये हमारा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। इसके अंदर क्या है देखते हैं। इसमें अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है हमारा कि जो हमारे धर्म है यह राज्य का मतलब राज्य या सरकार का, इसने आपके किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं दी है। ठीक है, लेकिन इसमें आप सभी अपने धर्म के लिए स्वतंत्र है, आप कोई भी धर्म अपना अपना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 25 के लिए बताया गया है। फिर आप जो है किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। ठीक, अनुच्छेद 26 कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति ठीक है अपने धर्म, जो भी उसका धर्म है, अपने धर्म के लिए क्या कर सकता है, विशेष कार्य कर सकता है, विशेष कार्य कर सकता है। ठीक, और क्या बताया गया है, वो अपने धर्म के लिए संघ बना सकता है। ठीक, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए वो संघ बना सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है उसके ऊपर। ठीक, अनुच्छेद 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है टैक्स, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म पर टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हिंदू है तो आप मुस्लिम धर्म पर टैक्स लगा सकते हैं, मुस्लिम है तो हिंदू धर्म पर टैक्स लगा सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और उसे बैन भी नहीं कर सकता कोई। ठीक है, बस अपने धर्म के लिए आप स्वतंत्र है, आप अपना धर्म अपना सकते हैं, उसके लिए विशेष कार्य कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। ठीक, यही अनुच्छेद 28 क्या कहता है देखते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है किसी भी शिक्षा
संस्था किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, ये कहता है आपका अनुच्छेद 28। 25 कहता है आप अपना धर्म अपना सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। 26 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के लिए विशेष कार्य कर सकता है। ठीक, संघ बना सकता है, इकट्ठा होकर आप अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, जुलूस निकाल सकते हैं। ठीक, वही 27 कहता है कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म पर टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, 28 कहता है कि किसी भी शिक्षा संस्थान, किसी स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी मदरसे में आपको धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने 5वें की तरफ। 4 हो चुके हमारे, इन्हें प्लीज साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए बच्चों अपनी कॉपी में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में एक क्वेश्चन इनसे बन ही जाता है बहुत आसानी से। अगर मैं बात करूँ 5वां, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये क्या है आपका? ये आपका 29 से लेकर 30। इसमें क्या है ये देखते हैं। इसमें कहा गया है अनुच्छेद, अगर मैं 29 की बात करता हूँ, ठीक है, इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा। ठीक, क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा की बात कही गई है इसमें। ठीक है, यह अधिकार हमें मिला है। ठीक, और किसी भी राज्य का कोई विशेष भाग जिसमें उसकी विशेष भाषा है, कोई संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार। ठीक है, कोई भी राज्य अपने विशेष, जो ज्यादातर बोली जाती हो, खास हो वहां की, ठीक है, विशेष भाषा हो या फिर संस्कृति हो वहां की, ठीक है, उसको क्या है, उसे बनाए रखने का अधिकार। बनाए रखने का अधिकार। ठीक, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 कहता है हमारा, क्या कहता है कि भाषा और शिक्षा, भाषा और शिक्षा, ठीक, इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं, सभी को समान रूप से अपनी भाषा और शिक्षा लेने का अधिकार है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 31 जो है हमारा, वो हमारा रद्द कर दिया गया है, वो संपत्ति का अधिकार था, उसे छोड़िए, आगे चलते हैं अपना। ठीक हो गया, शिक्षा संस्कृति से संबंधित अधिकार हमारे 29 और 30 इनके बीच में है। 29 क्या कहता है अनुच्छेद, कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा है और कोई भी राज्य अपनी विशेष संस्कृति, शिक्षा, भाषा को बनाए रखने के लिए उसे अधिकार है, उसके लिए स्वतंत्र है।
ठीक। वही अनुच्छेद 30 का कहता है हमारा कि भाषा और शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक। चलिए अब अपना देखते हैं। छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये क्या कहता है, इन्हें देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अनुच्छेद 32 आता है इसके अंदर 32। इसमें क्या है, अनुच्छेद 32 में कि जब भी कोई कार्यपालिका या विधायिका किसी भी तरह का मतलब किसी भी मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करेगी तो सर्वोच्च न्यायालय उसका संरक्षण करेगा। ठीक। या कहा जाए तो जब मौलिक अधिकारों का हनन मतलब या फिर नुकसान होगा, उन्हें क्षति होगी मौलिक अधिकारों को। ठीक है, तो क्या है हमारा कौन, हमारा सर्वोच्च न्यायालय हमारा क्या करेगा, बचाव करेगा, हमारा संरक्षण करेगा हमारे मौलिक अधिकारों का। ठीक है, अगर कोई सरकार वगैरह किसी की वजह से हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, वे खत्म हो गए, तो हम सर्वोच्च न्यायालय से अपील करेंगे कि वो हमारा संरक्षण करे, हमारा बचाव करे, हमारे मौलिक अधिकार हमें वापस दिलाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपके 5 प्रकार की याचिकाएं डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, कौन कौन सी है इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको याचिकाएं बता दूंगा कि आपकी रिट कौन कौन सी जारी की जाती है। ठीक, इसमें एक चीज और है कि आपके जो बी आर अम्बेडकर साहब थे जिन्होंने आपका संविधान लिखा, उन्होंने आपके अनुच्छेद 32 को क्या कहा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आप अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हो, याचिका या फिर रिट डाल सकते हो। इसी के द्वारा आपकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलती है इस अनुच्छेद के द्वारा। ठीक, चलिए अब याचिकाएं की अगर मैं बात करूं तो वो देख लेते हैं। 5 प्रकार की याचिकाएं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर अपना एक और याचिकाएं और देख लेंगे। आज की वीडियो वैसे भी लंबी हो गई हमारी, चलिए आज ये खत्म कर देंगे अपने पार्ट 3 को। तो हमारी कितनी 5 प्रकार की क्या है हमारी याचिकाएं है। ठीक है, कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। पहली है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, दूसरी हमारी परमादेश।
तीसरी हमारी प्रतिषेध, चौथी हमारी अधिकार पक्ष, अधिकार पक्ष, और पांचवी हमारी उत्प्रेषण। ठीक है, ये हमारी 5 प्रकार की रीट होती है। ठीक, इनके बारे में बता दूंगा आपको। वैसे जो हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, क्या होती है? ये हमारी अवैध रूप से जो गिरफ्तारी होती है उसके बारे में है ये। ठीक है, उससे संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट जो है पुलिस से सवाल कर सकती है, उसे गिरफ्तार करने का कारण पूछ सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर आपने डाली है, आपको पुलिस वालों ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया, तो आप उनके खिलाफ इसे डाल सकते हो और सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल जवाब कर सकती है, पूछ सकती है। ठीक है, और फिर अगली बात करें परमादेश की। यह परमादेश यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी को या किसी न्यायालय को, ठीक है, सरकार निगम को, किसी को भी अगर कोई आदेश देती है तो उसको विधिपूर्ण उस कार्य को करना पड़ेगा। ठीक है, और उससे आपका जो है मानव के मौलिक अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। परमादेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकारी अधिकारी न्यायालय को आदेश दे सकती है। अगर आपने रिट डाली है परमादेश, अगर आपके किसी अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और आपने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली है, आपका कोई केस चल रहा, काफी लंबे समय से वो पूरा नहीं हुआ, इस तरह के होते हैं, तो ये उस जहाँ पे आपके हनन हुआ है उस अधिकारी को या उस न्यायालय को ये आदेश देगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए प्रतिषेध की अगर हम बात करते हैं, प्रतिषेध की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिषेध ऐसी होती है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई न्यायालय है और उसके अंदर अपने क्षेत्र के अंदर वो वर्क नहीं कर रहा है या अपने क्षेत्र से बाहर जाकर वो वर्क कर रहा, ठीक है, दोनों ही केस आते हैं इसके अंदर, या तो वो अपने क्षेत्र के अंदर भी वर्क नहीं कर रहा या वो अपने क्षेत्र से बाहर जाकर वर्क कर रहा है। ठीक, और वो जो वर्क है वो कर रहा है या नहीं कर रहा, उस न्यायालय के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा, उन्हें नुकसान पहुंच रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रतिषेध डाल सकते हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट परमादेश देगी उसको, न्यायालय को। ठीक, अगर बात करते हैं अधिकार पक्ष की, ठीक है, ये क्या है अधिकार पक्ष? ये जो है आपका जो इनलीगल पब्लिक ऑफिस, जो आपका ऑफिसर्स होते हैं, मतलब अधिकारी होते हैं आपके सरकारी, ठीक है, और उसका आप किसी ने गलत तरीके से उनके पद का यूज किया है और उससे आपके यूज, उनके पद का यूज करके आपके मौलिक अधिकारों को उसका असर पड़ा है। ठीक है, या तो कोई आपका अधिकारी बन के आपके घर में आ गया हो, आपसे जबरदस्ती कुछ पैसे वैसे ठग लिए हो, कुछ भी किया हो, या आपको पकड़ कर ले गया हो, उससे आपका मौलिक अधिकारों पर असर पड़ा है, तो आप अधिकार पक्ष डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, और उत्प्रेषण की बात करें, उत्प्रेषण है कि अगर कोई क्षेत्र अधिकारी, ठीक है, हर क्षेत्र का एक अलग अधिकारी होता है, अगर उसके किसी गलत तरीके से, किसी गलत काम से आपका जो है आपके मौलिक अधिकार हनन हो रहे, तो आप इसे डाल सकते हो। ठीक, आगे बात करते हैं, इसके 2-3 अनुच्छेद और रह गए। चलिए, ये 5 प्रकार की याचिकाएं है, इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और जो मैंने बताया छोटे छोटे पॉइंट आप बना कर लिख लीजिए उनके। ठीक, इनसे आपसे कुछ भी, मतलब बहुत माइनर सी चीजें हैं, इनसे पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। चलिए, हमारे 2-3 अनुच्छेद रह गए, उन्हें और देखते हैं एक बार। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? हमारा पूरा जो है चैप्टर, वो भाग खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 33 कहता है कि पुलिस और रक्षा बल अपने अधिकारों के लिए रिट नहीं डाल सकती। ठीक है, पुलिस और
रक्षा बल अपने मौलिक अधिकारों के लिए रिट नहीं डाल सकती। ठीक है, जैसे ही आप किसी पुलिस में या किसी रक्षा बल में अपॉइंट होते हो, भर्ती होते हो, तो आपके वहाँ मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप कहने लगे आपकी ड्यूटी लग गई दमघम और आप कहो कि मुझे यहाँ चोट लग जाएगी, मैं यहाँ ड्यूटी नहीं कर सकता, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको वहाँ ड्यूटी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है कि पुलिस और रक्षा बल उनके लिए मौलिक अधिकार वहाँ खत्म हो जाते हैं, वे उसमें रिट नहीं डाल सकते फिर अपनी। ठीक, आइए अनुच्छेद 34 क्या कहता है। हाँ, कहता है अनुच्छेद 34 कुछ पाबंदी लगाता है कि देश का जो है, पूरे भारत देश का किसी भी भाग को कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में क्या है ऐसे ही नहीं जा सकता, कुछ कानून या अध्यादेश के द्वारा ही वो जा सकता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में कुछ कानून या अध्यादेश द्वारा जा सकता है, ऐसे ही रीट नहीं डलती। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस चलते हैं, तो वहाँ केसों के लिए भी लिमिटेड है। ठीक है, वहाँ कुछ ही तरह के आप केस डाल सकते हैं, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है किसी तरह से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक, अदरवाइज आप छोटी मोटी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, अगर हम बात करें 35 की, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 कहता है, क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों में कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ संसद को है। मौलिक अधिकारों में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, संसद ही आपका मौलिक अधिकारों में कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हमारे यहाँ 35 तक ये हमारे कवर हो गया, हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक, और नया अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। ठीक है साथियों, चलिए, धन्यवाद।